इंडियन डेमोक्रेसी की असली सच्चाई ही उसकी आयरनी में है, जहां एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर 31% एमपीज खुद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही पार्लियामेंट अब एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे डिबेट कर रही है जो कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो उसकी कुर्सी तुरंत ही चली जाएगी। ये है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस करके दिल्ली की सियासत में आग लगा दी है। ऑपोजिशन इसे ड्रकोनियन कह रहे हैं, रूलिंग पार्टी के अलाइज कॉशियस कैविएट्स दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स आपस में डिवाइडेड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी अपने सबसे बड़े राज यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का सामना करेगी, या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल वेंडेटा का हथियार है जो रिफॉर्म के नाम पर लाया गया है। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। बनिए लॉ चक्रा के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। ये डिबेट शुरू हुआ 20 अगस्त 2025 को, जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ 2 और लेजिस्लेशंस के साथ। बिल को तुरंत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा बीत गया है और कोई कमेटी अभी तक नहीं बनी है। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले बॉयकॉट किया और इस एक्सरसाइज को फार्सिकल कहा। उनके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी जुड़ गए। कांग्रेस भी अंदर ही अंदर वॉकआउट के बारे में सोच रही है। ऑपोजिशन का सस्पिशन है कि बीजेपी चाहती है क्रिमिनल चार्जेस, कस्टडी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का यूज करके उन गवर्नमेंट्स को गिराना जिन्हें वो इलेक्शंस में हरा नहीं पा रही। एक सीनियर इंडिया ब्लॉक एमपी ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला, दिस इज नॉट अबाउट मोरालिटी, दिस इज अबाउट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। फिर भी बिल के प्रोविजंस को इग्नोर करना मुश्किल है। बिल कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर 30 कंसेक्यूटिव डेज एक ऐसे केस में कस्टडी में रहता है जिसमें पनिशमेंट 5 साल या उससे ज्यादा हो, तो उसकी कुर्सी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। थ्योरी में तो ये सिविल सर्वेंट्स के पैरेलल लगता है जो अरेस्ट होते ही सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ये एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है। सोचो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो लिकर पॉलिसी केस में 6 महीने तिहाड़ में बैठे थे, अगर ये लॉ तब होता तो उनकी कुर्सी गिर गई होती। तमिलनाडु के वी सेंथिल बालाजी जो मिनिस्टर रहते हुए जेल में थे, उनको भी तुरंत स्ट्रिप कर दिया जाता। झारखंड के हेमंत सोरेन जिन्होंने अरेस्ट होने से पहले रिजाइन किया और बाद में वापस कुर्सी ले ली, उनके पास भी कोई मैन्यूवरिंग स्पेस नहीं होता। लेकिन बिल का पैसेज आसान नहीं है। आर्टिकल 368 के हिसाब से दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, साथ ही टोटल मेंबरशिप का टोटल मेजोरिटी भी। लोकसभा में इसका मतलब है एटलीस्ट 362 वोट्स अगर सब प्रेजेंट है। बीजेपी लेड एनडीए के पास 293 वोट्स हैं, जो कि कम पड़ जाते हैं। इंडिया ब्लॉक के पास 236 हैं। बाकी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट पे ही पूरा खेल टिकता है, और क्या उनका सपोर्ट बिना किसी कंडीशन के आएगा, ये सोचना भी मुश्किल है। जेडीयू के केसी त्यागी ऑलरेडी कह चुके हैं दैट द लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी बायस, और टीडीपी के एल.एस. कृष्णा देवारियालू ने वार्निंग दी है कि गार्ड रेल्स के बिना बिल मिसयूज होगा। बीजेपी ने अपने खुद के अलाइज से कंसल्टेशन भी नहीं किया था, जिसने इस बिल को और ज्यादा सस्पिशन बना दिया है। मॉरल क्लेम ऑफ द बिल हाउएवर स्ट्रॉन्ग है। दर्शकों, एडीआर डाटा के हिसाब से 31% एमपीज और 29% एमएलएस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस करते हैं। 2009 से लेकर 2024 तक लोकसभा में टेंटेड एमपीज का रेशियो डबल हो गया है, यानी कि 14% से 31%। स्टेट असेंबलीज में 1200 से ज्यादा एमएलएस मर्डर, रेप, किडनैपिंग एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस फेस कर रहे हैं। इस डाटा में तेलंगाना टॉप करता है विद 71% एमपीज फेसिंग सीरियस केसेस। बिहार 48% के साथ सेकंड नंबर पर है और उत्तर प्रदेश एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे आगे है, यानी कि 34 एमपीज और 154 एमएलएस। पार्टी वाइज भी कोई बचा नहीं है। बीजेपी के 63 एमपीज, कांग्रेस के 32 और आरजेडी, टीडीपी जैसे रीजनल आउटफिट्स तो और भी खराब रेशियो दिखाते हैं। इवन वुमेन एमपीज पेयर्ड नहीं है। 28% उनमें से क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रही हैं और 15% सीरियस चार्जेस हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बिल पॉलिटिक्स को क्लीन करेगा या ऑपोजिशन को टारगेट करने का एक नया स्टिक बनेगा। फेयर ऑफ मिसयूज बिल्कुल बेसलेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे एजेंसीज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स हो गई हैं और पॉलिटिकल बैटल्स में घुस रही हैं। सोचो, अगर ये चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में अरेस्ट हो जाए, 31 दिन कस्टडी में रहे और ऑटोमेटिकली कुर्सी से निकाल दिया जाए। एक हॉस्टाइल रिजीम चेंज विदाउट अ सिंगल वोट। क्रिटिक्स इसी को हाईलाइट कर रहे हैं, कहते हुए कि बिल से सेंटर के हाथ में एक डेंजरस टूल आ गया है ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बैटलफील्ड भी यही है। आर्टिकल 75 एंड 164 कहते हैं मिनिस्टर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम की एडवाइस पे एक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बोला था कि लीडर्स
को टेंटेड मिनिस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बार इम्पोज नहीं की। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स आर्टिकल्स 102 एंड 191 में दिए गए हैं, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस उनमें कवर्ड नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का डोमेन है, लेकिन आरपीए का सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कन्विक्शन पे करता है, वो भी जब सेंटेंस 2 साल से ज्यादा हो। जुडिशियल डिलेस के चलते टेंटेड कैंडिडेट्स बार बार इलेक्शंस लड़ते हैं बिना जजमेंट के। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 को स्ट्राइक डाउन किया था और बोला कि कन्विक्शन होते ही डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत होगा। लेकिन जब बात सिर्फ चार्जेस की आए तो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में कोर्ट ने मना कर दिया, ये कहकर कि सेपरेशन ऑफ पावर्स उनके हाथ बांध देता है। पार्लियामेंट को लेजिस्लेट करना होगा, जुडिशरी को नहीं। यही वैक्यूम अब इस बिल ने फिल करने की कोशिश की है, लेकिन टाइमिंग और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट खराब है। 2024 इलेक्शंस में टेंटेड एमपीज के शेयर रिकॉर्ड हाई 46% था। 170 एमपीज सीरियस चार्जेस के साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस बैकड्रॉप में बीजेपी की सडन मॉरल क्रूसेड काफी हॉलो लगती है। कांग्रेस ने हाउस में सही पॉइंट उठाया दैट यू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंटेड एमपीज, आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर ओन। दर्शकों, हिपोक्रेसी का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीजनल स्टेप्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे और सेंटर के पास डिस्कशन रहेगी कि किसको प्रोसिक्यूट करे और किसको नहीं, और इसी वजह से और कंट्रोवर्सी बन जाती है। क्या बिल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अटैक करता है या फेडरलिज्म पे अटैक है? ऑपोजिशन कह रही है कि सेंटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज करेगा ताकि ऑपोजिशन मिनिस्टर्स को 30 दिन कस्टडी थ्रेशोल्ड से क्रॉस करवाया जा सके। दिस इज नॉट अबाउट रिफॉर्म, दिस इज अबाउट रिजीम चेंज, एक टीएमसी एमपी ने कहा और इसे अटैक ऑन फेडरलिज्म बोला। लेकिन वहीं अमित शाह इसको डिफेंड कर रहे हैं एज ओवरड्यू करेक्शन और कांग्रेस को स्लैम कर रहे हैं कि उन्होंने प्रायोरिटाइजिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी किया है। दोनों साइड्स के नैरेटिव बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। लीगल एक्सपर्ट्स भी वार्न कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कस्टडी के बेसिस पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को ब्लर करता है। अगर कस्टडी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिले की वजह से बढ़ गई तो क्या? लॉ कमीशन का 244th रिपोर्ट ऑफ 2014 में रिकमेंड करता है कि चार्ज फ्रेमिंग स्टेज पे ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, साथ में फास्ट ट्रैक ट्रायल्स विद इन 1 ईयर। NCRW 2002 ने पार्टी ऑडिट्स और स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स रिकमेंड किए थे। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पुश की थी, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने बार बार इशू को डक किया। अब 138 अमेंडमेंट बिल के साथ गवर्नमेंट कह रही है कि वो फाइनली एक्ट कर रही है, लेकिन क्या ये गुड फेथ में है या सिर्फ पावर के लिए? ज्वाइंट कमेटी का ना बनना ऑपोजिशन के बॉयकॉट की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट दिखाता है। बिल पास करने के लिए बीजेपी को सिर्फ नंबर्स ही नहीं, लेजिटिमेसी भी चाहिए, और लेजिटिमेसी सिलेक्टिव मोरालिटी पे बिल्ड नहीं होती। अगर सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंसी, पेनल्टी ऑन टेंटेड कैंडिडेट्स को फील्ड करने वाली पार्टीज नहीं बनेंगी तो ये बिल एक ब्लंट वेपन बनेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा फेस कर रही है। एक तरफ वोटर्स को ब्लड स्टेन्ड कैंडिडेट्स चूज करने पे मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वीक लॉज और जुडिशियल डिलेस अलाउ करते हैं। दूसरी तरफ एक सरकार जिसके पास अनमैच्ड कंट्रोल है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, कस्टडी को एक पॉलिटिकल गिलोटाइन बनाना चाहती है। दोनों एक्सट्रीम्स डेमोक्रेसी डिस्टॉर्ट करते हैं। इस समय एक बैलेंस चाहिए। हीनियस क्राइम्स के एक्यूज को जल्दी बार करो, लेकिन फेयर ट्रायल्स और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के साथ, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड कस्टडी के थ्रू नहीं। अभी के लिए 130th अमेंडमेंट बिल लिम्बो में लटका हुआ है, आइडियलिज्म और सिनिकिज्म के बीच में। अगर पास होता है तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ बोल्डेस्ट स्टेप होगा। अगर मिसयूज हुआ तो ये अथॉरिटेरिज्म का बोल्डेस्ट टूल बन जाएगा। दोनों केसेस में ये इंडियन पॉलिटिक्स को एक ऐसे स्टॉर्म में डाल चुका है जिससे बचना मुश्किल है। विंटर सेशन आने वाला है और एक बात पक्की है कि टेंटेड मिनिस्टर्स इंडिया रूल करते रहे या उनको बाहर किया जाए, ये अब एक एब्स्ट्रैक्ट मॉरल डिबेट बन रही है। अब ये एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है और इसका आउटकम डिसाइड करेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी सच में अपने आप को क्लींस करेगी या और ज्यादा गंदी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस कंट्रोवर्सी।